नमस्ते। ये हम लोगों ने एक लंबी चर्चा पिछले दिनों की थी सरदार सरोवर डैम को लेके। तो वहाँ के लोग जो थे, जो उससे डायरेक्टली प्रभावित थे, जो मेधा जी जिनके साथ मिलके उन्होंने एक लंबा आंदोलन पिछले 4 दशकों से वो आंदोलन चल रहा है। उन लोगों की समस्याएँ सुनी, उनको समस्याएँ समझने की कोशिश की। अ मेधा जी, मतलब मुझे एक चीज़ समझ में मेरे लिए ये समझ आता है, हम सब लोग पढ़ने-लिखने के बाद, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद, जो एक छोटी-सी बात वहाँ के बहुत कम पढ़े-लिखे आदिवासियों को समझ में आती है, हमारे देश के नीति निर्धारक जो करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनको ये बेसिक चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती हैं? क्या अ, उनका कोई कनेक्ट नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार है, या केवल पैसे की लालसा है कि जितना बड़ा डैम बनेगा उतना शायद ठेके कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा दिया जाएगा? मूल रूप से दिक्कत कहाँ पे है? क्योंकि सभी कहते हैं कि देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहला एक बेसिक प्रश्न ले लूँ, फिर स्पेसिफिक प्रश्न पे आ जाऊँगा। मेधा जी। धन्यवाद आनंद जी। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि ये मुद्दा है विकास की अवधारणा का। बड़े बांधों का विरोध तो राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। गुजरात के जो बाद में नर्मदा मंत्री बने और उनको ये पूरी भूमिका बदल गई, वो पहले तो केवल गांधीवादी थे, बाबूभाई जसभाई पटेल। उन्होंने भी उसका विरोध किया था। और चाणक्य से लेकर हमारे देश में जगह जगह पे ऐसे तालाबों का, यानी विकेंद्रित जल नियोजन की परंपरा ही नहीं, अनुभव था। अनुपम मिश्र जी ने आज भी खड़े हैं तालाब, ये अभ्यास पूर्ण अपना पुस्तक में दिखाई है। तो देश नहीं, दुनिया में ये बड़े बांध आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन भारत में आज भी टेनेसी वैली कॉरपोरेशन के अमेरिका की एक योजना के आधार पर जो दामोदर घाटी योजना शुरू हुई, उससे सबसे ज्यादा चाइना में बड़े बांध बने हैं, पर उसके दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में सबसे ज्यादा बड़े बांध महाराष्ट्र में बने हैं। इन बड़े बांधों के पोस्ट फैक्टो, यानी बांध बनने के बाद सही लाभ हानि क्या होती है, इसका अभ्यास तक किया नहीं गया। हमारा जो विश्व बांध आयोग निर्माण हुआ, नर्मदा के संघर्ष से एक प्रकार से बात उठी, तो हम लोग 12 आयुक्त थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक नदी घाटी के सीईओ थे, चाइना की थ्री गॉर्जेस की सबसे बड़ी अधिकारी थी, हमारे कादर असमाल अध्यक्ष थे, जो नेल्सन मंडेला के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, जल संसाधन आंदोलनों की तरफ से थी, कुछ एनजीओ की तरफ से महिलाएं थी। हम 12 लोगों ने पूरे दुनिया के बड़े बांधों का जो अभ्यास किया, उसमें यही पाया, और यूनानिमस यानी एक राय से, जबकि बांध बांधने वाले कंपनी के प्रतिनिधि भी 12 लोगों में थे, बांधों को पैसा देने वाले विश्व बैंक के प्रतिनिधि थॉमस कडर थे, लेकिन ये जो बात सामने आई कि बड़े बांध केवल आखिरी विकल्प हो सकता है तो हो, लेकिन इससे जो लाभ हानि होती है उसमें सामाजिक और पर्यावरणीय हानि की दखल नहीं ली जाती है, जो बहुत बड़ी होती है। और विकल्प उपलब्ध होते हुए बड़े बांधों पर नहीं जाना चाहिए। आज अमेरिका ने 1951 बड़े बांध तोड़े हैं, ये कहते हुए डैनियल बियर्ड साहब ने पहले रोक लगा दी अमेरिका में, जिनका विभाग था बड़े बांध बनाने वाला, ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन। लेकिन उन्होंने कहा कि हम केवल एक सालमन जैसी मछली बचाने के लिए ये भूमिका नहीं ले रहे, हमने पूरी आर्थिक लाभ हानि की सोच कर, अभ्यास करके ये पाया है कि इससे नुकसान ज्यादा है, लाभ कम है। आज सरदार सरोवर देखिए, 4200 करोड़ का मानकर इसका आर्थिक लाभ हानि का ब्यौरा आंका गया था। उस समय टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज को ये काम दिया, उन्होंने कहा हमको पूरा डेटा भी उपलब्ध नहीं है, तो हम तापी नदी के आधार पर ये अभ्यास कर रहे हैं। और उन्होंने एक छोटा सा परिच्छेद पुनर्वास पर डाला और 11 करोड़ बताया। आज तो हजारों करोड़ मध्य प्रदेश को ही पुनर्वास पर किया हुआ खर्चा वापस ही लेना है, वो 7-1 हजार करोड़ है। और आज और हजारों करोड़ रुपए पुनर्वास पे खर्च करने पड़ेंगे, हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो ये सब बर्बाद होके प्रत्यक्ष में 90,000 करोड़ रुपए इस बांध पर खर्च हो चुके हैं। तो देखिए,
आर्थिक लाभ हानि का ब्यौरा भी पूरा ध्वस्त होता है। केवल डूब क्षेत्र के मकान और खेत या मंदिर और तीर्थ है मस्जिद ही ध्वस्त नहीं होती है। तो ये हकीकत बड़े बांधों की आज है, और बड़े बांधों का लाभ अधिकतर जरूरतमंदों के बदले बड़े शहरों को जाता है, बड़े इंडस्ट्रीज को जाता है, और बड़े बांधों से मछली पर असर, मत्स्य व्यवसाय पर असर, पूरी घाटी की संस्कृति पर असर और पर्यावरण पर असर। मतलब जंगल जब डूबते हैं बड़े पैमाने पर, सरदार सरोवर में 13,800 हेक्टर और दूसरा जो ऊपर का इंदिरा सागर है उसमें 40,000 हेक्टर, ये जब होता है तब नदी सूखती जाती है। पूरे साल भर बहने वाली नदी साल भर में सूखा और बाढ़ का चक्र भुगतती है, और बाढ़ पर रोक लगाने के बदले बड़े बांधों से इस साल जो सरदार सरोवर में हुआ है उस प्रकार से उल्टी बांधों से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ भुगतते हैं नीचेवास के लोग भी, और ऊपर के बांधों के कारण उसके नीचेवास के लोग भी। तो ये बड़े बांधों की हकीकत जो है वो ये हमको सोचने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जो राजनेता है और आर्थिक हित संबंधी है उनको बड़े बांधों में बड़ा लाभ दिखाई देता है। बड़े क्षेत्र को वो आश्वासित करते हैं कि हम आपको पूरा पानी देंगे। सरदार सरोवर से भी नर्मदा से भी शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले बताया कि पूरे मालवा को हम पानी देंगे। अभी भी उन्होंने कहा कि हम रतलाम को पानी देंगे। गर्मी में जब सब जगह पानी की जरूरत होती है तब नर्मदा के किनारे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के गांव वसाहत शहर भी, बड़वानी जैसे जहां मैं अभी बैठी हूं, वो भी पानी का संकट भुगत रहे हैं। नर्मदा का पानी का 2 बार टेस्ट किया गया, पीने लायक नहीं है, क्योंकि शहरों की गंदगी जबलपुर से लेकर जो अमरकंटक के पास है बड़वानी तक पूरी बह रही है नर्मदा में। एसटीपी स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, जिनके लिए करोड़ों रुपया एक एक प्लांट के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विदेशी फाइनेंशियल यानी साहूकारी संस्थाओं से लिए हैं। और तो और आजकल खेती भी अजैविक हो गई है, उसका भी द्रव्य बहता जाता है, और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स किसी ना किसी उपनदी में पानी फेंक रहे, अजनार नाम की, वहां से कारम से नर्मदा में भी वो भी पूरे अवशिष्ट पदार्थ एफ्लुएंट्स जिसको कहते हैं वो भी आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बढ़ाने से क्या ये स्वस्थ जीवन घाटी का बर्बाद नहीं होगा? हो रहा है। और इसीलिए ये बड़े बांधों के सिलसिले पर रोक लगाकर विकेंद्रित जल क्या ही नहीं, जल जंगल जमीन का नियोजन जिसमें ग्राम सभाओं को सहभागी करे, ये आज अत्यंत महत्व की बात है। नहीं तो बड़े बांधों से नदियां बर्बाद हो रही है, न केवल घाटी की जनता। जी मेरा जी, मैं एक चीज और इसलिए पूछ लूं, मैं बहुत बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं बड़े प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मेरे दर्शकों को समझाने। आप पिछले 4 दशकों से इस आंदोलन को लड़ रही हैं। आपने बहुत सरकार देखी, आपने कांग्रेस सरकार देखी, जनता सरकार देखी, फिर अब आपने भाजपा की सरकार देखी। मैं एक चीज इसलिए समझना चाह रहा हूं कि जितना मैं समझ पाया हूं, सरकारों का कई बार एक तरह का चालन होता है, लेकिन जो संवेदना होती है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं सरकारों में खत्म हो रही है। जीडी अग्रवाल साहब को, जो इनको आप भी उनके आश्रम मेरे ख्याल में हरिद्वार गई हैं, उनको अपनी जान तब देनी पड़ी कि जब वो गंगा मैया को साफ करने के लिए हरिद्वार में अनशन किए, तो कांग्रेस की सरकार ने तो कुछ रोक टोक करने की बात की, ठीक है, उनकी बात कुछ मानी कुछ नहीं मानी, लेकिन उनकी जान तब गई जब उमा भारती जी उस गंगा की एक मंत्री थी कि गंगा को हम साफ करेंगे, और तब उन्होंने बात नहीं सुनी। तो थोड़ा सरकार की संवेदनशीलता में भी कमी आई है क्या? बिल्कुल ही संवेदना भी नहीं है और संवाद भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवाद नहीं करती, जबकि हमने संघर्ष तो कांग्रेस की सरकार के सामने भी किया। दिग्विजय सिंह के घर में हम 1500 लोग गए थे, वीपी सिंह जी के घर में हम 1500 लोग गए थे, पर चर्चा होती थी संघर्ष के बावजूद, और कुछ तो निर्णय होता था संवाद के आधार पर शिवराज सिंह चौहान सरकार आने से भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी हमारे साथ उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। तो हमको मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में लड़कर न्यायमूर्ति झा आयोग
बिठाना पड़ा, बिठवाना पड़ा। और उस आयोग ने 7 साल कार्य करके 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां जो हुई, क्योंकि इन्होंने जमीन देने के बदले पैसा का खेल खेला मध्य प्रदेश में, जिसमें दलाल और अधिकारियों का गठजोड़ जहां आयोग के रिपोर्ट से साबित हो गया। पर ऐसे 1600 रजिस्ट्रियां होते हुए भी आज तक किसी पर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इन्होंने पुनर्वास स्थलों के सुविधा कार्य में, निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार निकला उस संबंध में किसी पे कार्रवाई नहीं की। हाँ, 40 अधिकारियों को सस्पेंड किया, नौकरी से हटाया, पर जहां आयोग के रिपोर्ट के बाद नहीं, उसके पहले। तो ये सब जो हमने हकीकत देखी है, उससे ये निश्चित लगता है कि आज की जो केंद्र की सरकार है और मध्य प्रदेश, गुजरात और अभी महाराष्ट्र में भी जो सरकार है, ये संवादशीलता नहीं दिखाती है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी विस्थापित शब्द तक नहीं उच्चारा, न कभी बांध को बंद गेट करने के समय, बांध को निर्णय पूरा करने का लेते समय इन्होंने कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं किया, और कभी भी उसके लाभ हानि की सही हकीकत या पुनर्वास की भी सही स्थिति अपने शपथ पत्रों में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी। तो ये हम लोग निश्चित देख रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों को अहिंसक ही पर सत्याग्रही जीवटता के साथ संघर्ष करके ही एक एक मुद्दा मंजूर करवाने पड़ा है। आज जो डूब आई है इस साल, उस डूब से हमारी हर आशंका ही नहीं, हमारी हर हकीकत, हमारा आग्रह, हमारे दावे ये सच साबित हुए हैं। और सरकार के केवल डूब के स्तर ही नहीं, लेवल से नहीं, पर उनके दावे भी झूठे साबित हुए हैं। हमारे ऊपर आरोप तो बहुत लगाए। अंकलेश्वरी अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 कॉलम्स लिखे और उसमें लिखा कि जो जो बात मैंने कही थी वो झूठ साबित हुई है। प्रत्यक्ष में उन्होंने तो न कभी कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं, न कानून पढ़ा है। ये उनके आर्टिकल से ही साबित होता है। और इसीलिए हम लोगों का तो कर्तव्य है कि हम सत्याग्रही बन के रहें। जी जी, मेरा जी एक चीज और, क्योंकि मैं हरदम जब मैं पहली बार मैंने शब्द को सुना था तो मेरे बहुत समझ में नहीं आया था। एक शब्द यूज करते हैं नई सरकार, वनवासी, जबकि अब समझ में आया कि आदिवासी तो भाई उसका मूल मालिक, उसके जो मालिक है वो तो आदिवासी है, उसको वो मकान मालिक से किराएदार में कन्वर्ट करने का काम है, उसको वनवासी बना दो। मुझे हरदम ये लगता है कि ये आदिवासी जिनकी वो जमीन है, उनको बिना उनसे बात किए, उनका भाई एक पक्ष जाने, उनका एक मेजॉरिटी को कम से कम होना चाहिए कि हम ये, आप ये कर कैसे सकते हैं? क्योंकि ये भी तो एक अजीब सी स्थिति है कि आदिवासियों का इससे क्या भला होगा। आप अगर किसी बड़े इंडस्ट्रीज का भला हो रहा है, लेकिन अगर वहां के रहने वाले का भला नहीं हो रहा तो इससे फायदा क्या है? मैं थोड़ा बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका कभी इस पे चिंता नहीं हुई लोगों को? देखिए, नर्मदा में तो हम लोगों ने पहाड़ी आदिवासियों के लिए भी जमीन के बदले जमीन का ही हक लिया। जो ट्रिब्यूनल के फैसले में जो कानून है उसमें लिखित तो था ही, लेकिन इन्होंने कभी भी उसका नियोजन ही नहीं किया था। इसलिए तो अंतरराष्ट्रीय ब्रैडफोर्ड मोर्स कमिटी में, जबकि कनाडा के जज थे जिन्होंने कई सारे आदिवासियों के बारे में जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें यू ब्रॉडी थे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने आदिवासियों पर बहुत बड़ा कार्य और लेखन किया है, जिसमें इकोलॉजिस्ट थे गैम्बलर, और जिसमें ब्रैडफोर्ड मोर्स यूएनडीपी के भूतपूर्व उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने साफ कह दिया कि इनका प्लानिंग ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी 2000 में जो पहला फैसला आया उसमें 6 साल तक लगातार सुनवाई करने वाले 2 रिटायर होने के बाद एक ही जज बचे थे, जो थे न्यायमूर्ति भरूचा। उन्होंने भी माइनॉरिटी जजमेंट उनका हुआ। 2 नए जजेस ने मिलकर बांध को शर्तों के साथ मंजूरी दी, पर इन्होंने कहा कि इसका प्लानिंग ही नहीं है। पहले तो इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग होना चाहिए, तभी इसको मंजूरी दे सकता हूं, मैं मंजूर नहीं कर सकता। आज ये दोनों बातें, मोर्स कमेटी की और न्यायमूर्ति भरूचा की, सच साबित हुई है। पर आदिवासियों का क्षेत्र जो होता है, जो प्रकृति निर्भर समुदाय होते हैं, उनके लिए ऐतिहासिक अन्याय दूर करने वाला कानून तो 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार होते हुए आया। अब उस कानून का पूरा पालन न होते हुए जब कोई भी योजना आदिवासी क्षेत्र में थोपी जाती है, तो उसके सामने अभी 1996 का जो पेसा कानून है,
वो महाराष्ट्र के सतपुड़ा में या मध्य प्रदेश के विंध्य में लागू होता है, पर उसके तहत भी व्यक्तिगत दावों के आधार पर उनको जमीन का हक देना, सामूहिक अधिकार के आधार पर गांव का अधिकार देना, ये प्रक्रिया पूरी न होते हुए जब कोई योजना आती है तो हम लोगों को ये अधिकार लेने के लिए और उसके आधार पर फिर पुनर्वास अगर देते हैं तो पुनर्वास लेने के लिए लड़ना पड़ता है। और जमीन के बदले जमीन का हक तो हमने ले लिया, इसलिए महाराष्ट्र में भी 3,500 से ज्यादा, करीबन 4,000 परिवारों को पुनर्वास मिला है। और इस साल की डूब में महाराष्ट्र में भी हम जिनकी बात बार बार कहते रहे हैं वो जमीनें सामने आई है कि जिनका भू अर्जन न होते हुए जंगल जमीन का हिस्सा पर जिसमें खेती चल रही है, कहीं घर है, वो भी डूब में आया है। और मध्य प्रदेश में तो पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासियों को ये सामूहिक वन अधिकार देते ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे गांवों को हमने ले लिया है, पर मध्य प्रदेश में उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो आदिवासियों का मूलभूत अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, और पेशा कानून, वन अधिकार कानून जैसे विशेष आदिवासी समाज के लिए जो कानून बने हैं, उसके आधार पर भी अधिकार है। राज्यपाल को अधिकार है कि अगर किसी भी कानून से दलित या आदिवासी समुदायों पर अन्याय होने की संभावना है तो राज्यपाल ये घोषित कर सकते हैं कि उस कानून का अमल इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हमने कई राज्यपालों को मिलकर ये आग्रह किया, पर उन्होंने ये हिम्मत आज तक नहीं बताई, जो 5वीं अनुसूची में संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो आदिवासियों के कारण ही जंगल बचा है, आदिवासियों के कारण ही नदियां बची है। वो पानी बोतल में भर के 55 पैसे लीटर में सरकार से लेकर 18 रुपए 20 रुपए में बेचने वाली कंपनियों के जैसे नहीं करते। उन्होंने मछली भी अपने उपयोग के लिए और थोड़ा सा बाजार के लिए मत्स्य व्यवसाय किया है, पर उन्होंने कभी महाजाल इस्तेमाल करके या छोटे छोटे स्फोट करके मछलियों का अंत नहीं चाहा है। और जंगल भी वो खुद के लिए इस्तेमाल करते थे, पर जंगल रक्षक वही है। कोई भी देश का नक्शा देखिए कि जहाँ आदिवासी है वहीं जंगल बचा है, जहाँ जंगल बचा है वहीं नदियां बहती रहती है, क्योंकि जंगल ही बरसात का पानी पूरे साल भर झरनों के द्वारा, उपनदियों के द्वारा नदी में भरता रहता है। आज जंगल खत्म करने के बाद आदिवासी क्या, वन्य प्राणी भी विस्थापित हुए हैं। मगरमच्छ ऊपर आते हैं क्योंकि उनको पत्थर नहीं मिलता, जहां वो छुपे रहते थे तो हड्डी पकड़ते हैं और 13-13 साल के महिला को खा जाते हैं। आज मध्य प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में भी शेर अचानक आकर एक खेत में आराम से बैठा हुआ पाता है, कहीं तेंदुआ आता है, कहीं सर्प आते हैं। तो हमारे पहाड़ में चलने वाली महाराष्ट्र की जीवनशालाओं में 2 बच्चियों की मौत होती है, तीसरी को कैसे वैसे बचाया जाता है। तो ये जो पूरा पर्यावरण पर असर है उसका अध्ययन भी सही न करते हुए केवल अध्ययन होगा इन शर्तों के साथ जब मंजूरी दी जाती है इतनी महाकाय योजनाओं को, तो इसका जो बुरा इसका कोई भी अभ्यास नहीं होता है। न आर्थिक लाभ हानि, 4,200 से 90,000 करोड़ बांध हुआ तो फिर लाभ क्या मिले, इसका भी अध्ययन नहीं होता है। लोग भ्रमित रहते हैं कि बड़े बांध बड़ा विकास, सबके साथ सबका विकास। मेधा, चलते चलते एक और प्रश्न ले लूं, अंतिम प्रश्न है। मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर ये 3 राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में 3 अलग अलग सरकार होती है, अलग अलग पार्टी की, तो शायद थोड़ी स्थिति बेहतर, क्योंकि ये तो डबल इंजन सरकार होके शायद डबल गति से लोगों, आदिवासियों के हक को रौंद रही है। क्योंकि शायद अलग अलग सरकार होती तो थोड़ा हल्ला मचता, थोड़ा वो कहते, कहीं जाते, कोर्ट कचहरी करते, कुछ तो बेहतर होता। तो शायद इसके लिए अच्छा है कि 3 अलग अलग सरकार रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो है ही कि एक पार्टी होगी तो आपस में गठजोड़ बनाते हैं, पर पार्टियों का जो कंपनियों के साथ गठजोड़ होता है,
जो हित संबंधियों के साथ गठजोड़ होता है। इसीलिए वो बड़े बांध जैसे केंद्रीकरणवादी व्यवस्था से शहरों को और उद्योगपतियों को ही अधिकांश लाभ देना चाहते हैं। ये हकीकत को भी हम नकार नहीं सकते। पर जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात में भाजपा की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट की हमारी याचिका में भी कुछ तो भूमिका मध्य प्रदेश सरकार लेती थी। वो कहती थी कि भाई हमारे जो लोग गुजरात में पुनर्वसित किए गए हैं, क्योंकि कानून में लिखा है कि जो गुजरात जाना चाहते हैं वो गुजरात जमीन देगा, पर उसमें ये लोग फंसाए गए हैं, खराब जमीन दी गई है वगैरह वगैरह, और फिर जॉइंटली जांच करके वो बदलने का आग्रह करते थे। लेकिन आज एक बाजू पैसे की मांग चल रही है। देखिए, शासकीय और वन भूमि जो डूब में आई है, उसका कॉम्पेंसेशन, उसकी भरपाई भी हजारों करोड़ की गुजरात ने अभी तक मध्य प्रदेश को नहीं दी है। बिजली का केवल लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलना था, 56% मध्य प्रदेश को, 27% महाराष्ट्र को, और बचे हुए 16% गुजरात को। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आज मजबूर है, बिजली न मिलने के कारण उसके बदले 900 करोड़ मध्य प्रदेश मांग रहा है, 450 करोड़ महाराष्ट्र मांग रहा है। उस पर भी आर्बिट्रेशन यानी विवाद और मध्यस्थता जारी है। तो ये क्या बताती है? ये बांध एक प्रकार से असफल हुआ है, और इतनी बड़ी डूब, नुकसान, और हजारों करोड़ मध्य प्रदेश के इसमें पूंजी लगाई है, हजारों करोड़ महाराष्ट्र की लगाई है। आज भी पुनर्वास बाकी है, उसका पूरा खर्चा गुजरात में कानून के अनुसार उठाना है, गुजरात नकार रही है, उस पर भी विवाद चल रहा है। तो क्या हुआ है? लाभ कच्छ को मिलने वाला था, कच्छ और सौराष्ट्र के आधार पर बांध की मांग थी, बांध का समर्थन देश विदेश में हुआ। वर्ल्ड वाटर फोरम में मुझे और अरुंधति रॉय को जयनारायण व्यास उस समय मंत्री थे, वो भी सवाल करते थे, पर आज जयनारायण व्यास भी समझ चुके हैं, वो भी सच्चाई सामने ला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी ने पूरी पोल खोल की है, क्योंकि पर्यटन के नाम पर भी ये 6 गांव के बदले जो पहले कॉलोनी के लिए उजाड़े गए 72 आदिवासी गांव को उजाड़ने का प्लान बना चुके हैं। उनको जमीन के बदले जमीन देने का 2013 का निर्णय 2014 में सत्ता पर आने के बाद मोदी सरकार ने कभी भी मंजूर नहीं किया। और कच्छ के एक किसान को पानी नहीं मिला है, क्योंकि जो छोटे नहरों का जाल ही खेतों तक पानी पहुंचाता है वो कच्छ में बना नहीं है। सौराष्ट्र में बार बार नहरें टूट रही है, लोगों को मुख्य कैनाल पर या ब्रांच कैनाल पर अपने पंप लगाकर हजारों रुपए महीने का खर्च करके अपना पानी उठाना पड़ रहा है। ये झूठ दावा करते हैं, हमको कहते हैं कि हमने विकास रोका है, हमने कच्छ में पानी जाने से रोका है। बिल्कुल नहीं। हमारा तो आग्रह था कि अगर पानी देना ही है तो सबसे पहले कच्छ और सौराष्ट्र को दे दो और एक्सप्रेस कैनाल बना दो, और फिर दूसरों को। इन्होंने सबसे ज्यादा पानी कोका कोला को कंपनियों को दिया है, और कच्छ में जो पानी गया है सालों पहले वो अदानी के पोर्ट्स को दिया, जहां से वो नशीले पदार्थ लाए गए, वो पोर्ट भी, बंदरगाह भी इसमें शामिल है, जिंदाल को दिया, कच्छ के कुछ शहरों को दिया। आज भुज जैसा कच्छ का जिला भी अपने पारंपरिक जल स्रोतों को ही विकसित करने का आग्रह तमाम संगठनों की एकजुटता से कर रहा है। तो ये सब बातें अगर आप देखेंगे तो नीचे वास का गुजरात का नुकसान, कच्छ और सौराष्ट्र को लाभों के दावे साबित न होने के कारण नुकसान, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के डूब क्षेत्र का नुकसान, और लाभ नहीं पर पूंजी निवेश यानी पूंजी की का निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब चित्र सामने है। इसका पूरी जांच होनी चाहिए, तभी जाकर अदानी की जांच तो अमेरिका की संस्था को करनी पड़ी, पर सरदार सरोवर की जांच तो भारत के कोई भी संस्था कर सकती है। बहुत विद्यार्थियों ने पीएचडी की है। आज का समय है कि विस्थापन, पर्यावरणीय असर और आर्थिक लाभ हानि, और इस पूरी योजना का इतिहास और आगे का भविष्य, इस पर जांच होना बेहद जरूरी है और संभव है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेधा जी बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को जो उससे प्रभावित नहीं, उसको लगता है कि ठीक है कहीं चल रहा है, लेकिन जब आदमी को अपने शाम के खाना और मवेशी को शाम के चारे की जरूरत हो, तो मुझे लगता है कि तब चाहे G20 की बात हो, चाहे विश्व गुरु होने की बात बेकार है।
क्योंकि मैं अगर उससे अफेक्टेड हूं तो मेरे लिए शाम का खाना ज्यादा जरूरी है। आज ये देखिए आनंद वर्धन जी, जी आज की ताजा स्थिति में ये राहत की पुस्तिका जो है उसका भी पूरा अमल, हजारों परिवार जो डूब चुके हैं, हजारों एकड़ खेती जो डूब चुकी है, उसके संदर्भ में हमको आश्वासित किया है। अच्छे अधिकारी संवाद करने वाले हमको मध्य प्रदेश में मिले हैं, लेकिन अभी भी इसकी पूरी मंजूरी, बजट और अमल नहीं हो रहा है। पंचनामे सही बनने चाहिए थे तत्काल, पर कुछ ही जगह पे बने हैं, कई गांव में नहीं बने हैं। तो नुकसान की भरपाई पूरी हम चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने खरगोन जिले में अपने भाषण में लाडली बहना को कहते हुए कि तुम क्यों चिंतित हो, मैं पूरी नुकसान की भरपाई देने वाला हूं, पर आज तक नुकसान की पूरी भरपाई देने के लिए जो लाखों रुपयों की एक एक की हुई है, अनाज 993 मवेशी, कुछ मृत्यु लोगों का, ये सब होते हुए भी जो थोड़े दिन भोजन दिया गया, थोड़े सरकारी भवन निवास के लिए खोले गए, 10 किलो 15 किलो एक दो दिन चारा दिया गया, जबकि एक दिन एक मवेशी 10 किलो चारा खाती है, और 50 किलो गेहूं कुछ लोगों को दिया, उसमें भी काफी धांधली हुई है, घोटाले हुए हैं, ये हम जान रहे हैं। हम हर चीज में इनके पीछे पड़े हुए आज ये संकल्प लेते हैं कि 38 साल के संघर्ष के बाद भी हमको इन तमाम मुद्दों को मानवीय न्याय और प्राकृतिक न्याय के लिए और सही विकास की अवधारणा के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और हम ऐलान करते हैं सभी लोगों को कि आप राहत में भी आपका योगदान दे दीजिए, जिसकी बहुत जरूरी है, पर आप ये पूरी हकीकत भी सभी समझ लीजिए और समाज को समझाइए। सरकार पर आप जिस भी प्रकार से प्रभाव दबाव ला सकते हैं आप जरूर लाइए। अगर वो हमारी बात झूठी मानने को कहने को तैयार होते हैं तो उनको कहिए कि हम एक ही पैनल पर, एक ही चैनल पर या पब्लिक डिबेट में एक ही मंच पर आने के लिए तैयार है। हम न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जाएंगे। मेधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे कुछ लोग हैं जो कम से कम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं, शायद शायद यही भारत की ताकत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।